हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप? बहुत अच्छे। यही आशा थी कि आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और हम इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं सिमिलरिटी पर। क्लास 10th का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपने थेल्स प्रमेय अवश्य पढ़ा होगा, पाइथागोरस प्रमेय अवश्य पढ़ा होगा। थेल्स थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम जो है वो दोनों ही इससे रिलेटेड है। हम भले ही इसको अलग अलग दृष्टि से देखें, दोनों को अलग अलग प्रमेय समझें, लेकिन दोनों में ही इसका यूज किया गया। अब जब तक हमें ये पता नहीं चलता है कि समरूपता है क्या, तब हम थेल्स को नहीं समझ पाएंगे ठीक से और पाइथागोरस को भी ठीक से नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे सिमिलरिटी पर, यानी समरूपता पर। समरूपता अगर हम अच्छी तरह से समझ जाते हैं तब हम थेल्स और पाइथागोरस दोनों के थ्योरम पर बात करेंगे और उन्हें भली भांति हम समझ जाएंगे, मतलब पूरी अच्छी तरह से समझ जाएंगे। और आप इसके बाद आराम से दोनों को बेहिचक, विदाउट हेजिटेशन आप क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सिमिलरिटी होता क्या है? इसका मतलब होता है एक जैसा फिगर या समानुपाती फिगर। ठीक है, एक जैसा बोल सकते हैं या समानुपाती बोल सकते हैं, और उसी को समरूपता के आधार पर देखी जाती है। हम लेते हैं दो ट्रायंगल और करते हैं उसे कंपेयर। ठीक है, वी हैव अ ट्रायंगल ABC इज फर्स्ट एंड सेकेंड ट्रायंगल DEF. फर्स्ट इज ABC एंड सेकेंड इज DEF। कर लेते हैं इसका नंबरिंग। फर्स्ट एंड सेकेंड ट्रायंगल करते हैं, अब इसका कंपेयर। आपको क्वेश्चन में दिया जाता है ये जो B है वो F के बराबर है। B किसके बराबर है? F के बराबर है। D C के बराबर है। ठीक है, अब हम एज्यूम करते हैं एक एग्जाम्पल। ठीक है, इसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू रखते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू पे हमारा दिमाग ज़्यादा चलता है, आप लोगों का भी। इसलिए मैंने जो अच्छा समझा, जो ठीक समझा, वो ये समझता हूँ कि ह्यूमन ब्रेन जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू पर ज़्यादा फास्टली कैलकुलेशन कर सकता है और उसे जल्दी से समझ सकता है। तो हम न्यूमेरिकल वैल्यू रखते हैं। आप लोगों को पता होगा कि एक ट्रायंगल के सभी कोनों का सम योग कितना होता है? 180 होता है। यानी द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ एनी ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो इसे हम मान लेते हैं 70। हमने क्या बोला कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल F, B इज इक्वल टू F एंड C इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू एंगल C। ठीक है, C के बराबर कौन सा है? D। हम मान लेते हैं इसका कोई वैल्यू। B को हमने 70 माना, यहाँ F हो गया 70। क्यों ऐसा क्यों हुआ? बता रखा है, क्वेश्चन में बता रखा है क्या? एंगल B एंगल F के बराबर है, तो B किसके बराबर होगा? F के बराबर होगा। दूसरा क्या बोला है? एंगल C जो है किसके बराबर होगा? एंगल C बराबर होगा D के। तो एंगल C को हम रखते हैं 50 डिग्री, तो हमारा एंगल D हो जाएगा, D जो है ये 50 डिग्री हो जाएगा। हो गया नहीं? अब रही बात इसमें एंगल E की और रही बात इसमें एंगल A की, तो आप निकाल सकते हैं। तीसरा एंगल बताने का जरूरत नहीं है, और दोनों में ही क्या आएगा? सेम आएगा। तो हम अगेन लिखेंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल E। यानी अगर हम बात करें तो क्या कर सकते हैं? सिमिलर तो दोनों है, इतना तो पता चला होगा आप लोगों को भी। सिमिलर है, अगर आपने बेसिक्स थोड़ा भी पढ़ा होगा तो इसमें दोनों ही सिमिलर है। लेकिन सिमिलर लिखने के लिए हम कौन सा ट्रायंगल को, क्योंकि दोनों में
दोनों में ट्रायंगल का संख्या एक से अधिक है। अब बोलेंगे एक से अधिक कैसे ट्रायंगल हो गया भाई? यहाँ ट्रायंगल EDF बोल सकते हैं या DFE भी बोल सकते हैं या FED भी बोल सकते हैं। तीनों का अलग अलग मतलब होगा। यहाँ जो है हमने एंगल F से शुरुआत करी है और सेकेंड में पहुंचा है कहाँ? D पर। उसके बाद बात करते हैं E की, FDE। तो ये जो ट्रायंगल हुआ इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से है। अगर दूसरे ट्रायंगल का इसके कंपेरेटिवली हम बात करें तो F है वो किसके बराबर है? B के। तो F की जगह हम B रखेंगे, F की जगह क्या रखेंगे? B रखेंगे। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। सिमिलर कैसे लिखा जाता है? सिमिलर किस ट्रायंगल के सिमिलर कौन सा ट्रायंगल है ये लिखने के लिए हम ऐसा करते हैं। तो B F के बराबर है, उसके बाद D है तो D के बराबर कौन सा एंगल होगा? C। तो यहाँ रखते हैं C और बात फिर करते हैं A की, क्योंकि ABC है तो B और C हमने रख दिया तो क्या बचा? A। अब उसको सीधा रख दिए। ये दोनों ट्रायंगल हमारा क्या हो गया? आपस में सिमिलर हुआ। क्या हुआ? सिमिलर। सिमिलर का ये सिंबल होता है। ठीक है, अब सिमिलर दोनों प्रूफ हो गया। इसके लिए हमें जानना क्या था? दो एंगल क्या होना चाहिए? दो ट्रायंगल अगर है तो उसमें दोनों का दो दो एंगल क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। अगर दो दो एंगल इक्वल है तो तीसरे एंगल के बारे में बात करने की जरूरत ही नहीं है, वो तीसरा भी क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली इक्वल। जैसे हमने बात की थी 70 और 50 की, यहाँ भी 70 और 50 की। ये E और A दोनों एंगल आपका आ गया होगा और सेम वैल्यू आ गया होगा। आप कैलकुलेट कर सकते हैं कभी भी। ठीक है, वही आएगा, सेम आएगा दोनों का वैल्यू। अब बात करते हैं कि थेस जो बोले हैं, अच्छा इससे एक और इम्पोर्टेंट कंक्लूजन निकलता है, उसको भी हम देख ही लेते हैं। 70 एंड 50 हम लिख सकते हैं BC यानी 70 और 50 के बीच की जो भुजा है BC, उसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें भी हम बात करेंगे 70 और 50 के बीच की भुजा यानी DF अपॉन हो जाएगा DF इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा, अब हम C 50 और इसका वैल्यू कितना आता है? इसका वैल्यू आ जाएगा 60, इसका वैल्यू 60 आने वाला है। ठीक है, और इसका वैल्यू 60 आने वाला है। अब पूछा क्या है? 50 और 60 के बीच का कोण। ठीक, 50 और 60 के बीच की भुजा तो CA बोल सकते हैं अपॉन, इधर अगर इस ट्रायंगल में भुजा लेनी है तो कौन भुजा लेनी होगी? तो 50 और 60 के बीच की भुजा यानी DE आप बोल दो या ED बोल दो, बात क्या होगी? सेम। किसी भी लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए ED लाइन है तो ED भी बोल सकते हैं और DE भी बोल सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या हो जाता है? समानुपाती हो जाता है, यानी संगत भुजा समानुपाती होती है। इंग्लिश में बात करें तो कॉरेस्पोंडेंस साइड इज इक्वल, सॉरी इक्वल नहीं, प्रोपोर्शनल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रोपोर्शनल। तो क्या हुआ? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल इन किस ट्रायंगल में? सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल में क्या हो जाएगा? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो है वो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। फिर से इक्वल हमने यूज किया, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अच्छी बात है, आपने ठीक समझा। चलिए अब बात करते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि थेल्स साहब ने अपने प्रमेय में क्या कहा है। उन्होंने अपने प्रमेय में कहा है कि ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, इसमें हम ये ABC है, ABC, तो BC के पैरेलल एक लाइन DE अगर हम खींच देते हैं तब क्या प्रॉपर्टीज? न्यू प्रॉपर्टीज क्रिएट हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास ये रहा DE लाइन। ये DE लाइन जो है वो क्या है? BC के समांतर है, समांतर खींची हुई, पैरेलल खींची हुई है। अब आपने जरूर पढ़ा होगा कि ये दो लाइनें अगर पैरेलल हैं, उसको एक लाइन अगर इस तरह से काट रहा है
तो ये दोनों एंगल क्या हो जाता है, इक्वल। तो उस इसमें क्या पता चलता है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, उसको ये लाइन काट रही है, तो ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। ठीक है। दूसरी बात, अगर हम इसे इस साइड से भी एक एंगल से काट दें, सॉरी एक लाइन से, स्लैंटली लाइन से क्या करें, क्रॉस कर दें, तो फिर अगेन ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। अब सोचिए जरा, थेल साहब ने कितना बड़ा काम कितना इजीली एक्सप्लेन कर दिया। हालांकि उन्होंने परिश्रम बहुत किया होगा इसके पीछे, बहुत इजीली नहीं हुआ है ये सब कुछ, लेकिन फिर भी कितना इजी सा कॉन्सेप्ट है, जिस कॉन्सेप्ट को हम कई बार पढ़ चुके हैं, उस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल यहाँ हुआ है, और फिर भी हम लोग क्या बोलते हैं, हमने समझा नहीं। आइए देखते हैं, यहाँ ये और ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएगा, दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। अगर इसका वैल्यू हमने 70 रख दिया तो ये भी 70 हो जाएगा, और इसका 80 रख दिया तो ये भी 80 हो जाएगा। और अगर बात करें इसकी, जो दोनों के लिए कॉमन है, अगर हम बात करेंगे इसमें ट्रायंगल ADE, ट्रायंगल ADE, दूसरा ट्रायंगल क्या, ABC, इन तीनों की बात करते हैं, सॉरी दोनों ट्रायंगल की बात करते हैं, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A बोल सकते हैं। क्यों, रीजन इसका होगा, रीजन क्या है, कॉमन, कॉमन हो गया। अगर बात करें, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ होता है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स सभी लोग थोड़ा कोऑपरेट करें, दोनों समझ जाएंगे। ये कॉमन हो गया, उभयनिष्ठ। दूसरा B और D, एंगल B एंड एंगल D इज इक्वल हो जाएगा। क्यों, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टीज से ये दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल। पुनः एंगल C इज इक्वल टू एंगल E, ये भी अल्टरनेट एंगल से क्या हो जाता है, इक्वल। अब बताइए, इन दोनों ट्रायंगल का तीनों साइड्स जो हैं वो क्या है, इक्वल है। अब तीनों साइड्स अगर इक्वल होंगे तो उसकी भुजाएं भी तो समानुपाती होगी। अब भुजाएं समानुपाती होगी तो उन्होंने क्या गलत कहा, जो कहा AD अपॉन DB क्या हो जाता है, इसी का पार्ट हो जाता है। जैसे ये दो पार्ट में बटा हुआ, ये भी दो पार्ट में बटा हुआ है, तो इस पार्ट को उन्होंने रखा है, इसको भी प्रूव किया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी के हिसाब से हम चलिए इसको AB लिख देते हैं। AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। कोई प्रॉब्लम? अब सोचिए जरा कि यहाँ हमने क्या कहा, यहाँ इसको भी प्रूव करने के लिए हम इजली क्या कर सकते हैं, जरा गौर कीजिएगा। यहाँ AC हमारे पास है, क्या है, AC, उसमें से हम क्या करें, AE को क्या करें, घटा लें, इसकी छोटा जो त्रिभुज है उसकी भुजा को घटा लेते हैं, तो नीचे वाला सेम अनुपात में, क्योंकि ये दोनों का जो ये पूरी लंबी भुजा है और ये छोटी भुजा है, दोनों का अनुपात जो है वो इन दोनों के अनुपात के बराबर है, ठीक है। तो इनमें से इधर से ये वाला अनुपात घटा लिया जाए और इधर से ये वाला अनुपात घटा लिया जाए तो क्या हो जाएगा, नीचे भी हम यहाँ DB यानी AB माइनस DB अगर कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, सॉरी DB नहीं AD कर दें या DA कर दें, ऊपर वाली भुजा को घटा लें तो क्या बच जाएगा, नीचे DB बचेगा। और इसमें भी AC में से AC यहाँ से यहाँ तक पूरी भुजा में से इतनी भुजा इतनी लंबाई घटा ली जाए तो क्या बचेगी, EC यानी AE को अगर हम यहाँ से निकाल लें इतनी भुजा को
तो क्या बचेगा, EC बचेगा, EC। ठीक है, फिर हम क्या लिख पाएंगे, इस EC को इसकी जगह लिख देंगे और इस DB को इसकी जगह लिख देंगे। अब यही थेल्स साहब बताए थे। अब बताइए कितना इजी कॉन्सेप्ट है। इसको सिर्फ समझने में आपको जो टाइम लग जाए, अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आप इजीली इसको समझ जाएंगे, और अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है तो बेसिक को थोड़ा सा आप इम्प्रूव कर लीजिए, उसके बाद फिर इसको देखिए मज़ा आ जाएगा और आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ जाएंगे। ये तो हुई बात थेल्स साहब की। अब देखते हैं ज़रा पाइथागोरस साहब को कि उन्होंने सिमिलरिटी का बखूबी कैसे इस्तेमाल किया है अपने थ्योरम में। उन्होंने क्या कहा कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, इसकी ये भुजा जो है 90 डिग्री, ठीक है, ये भुजा एंगल 90 डिग्री है। अब 90 के सामने जो होगा वो क्या होगा, कर्ण होगा। तो ये क्या हो गया, कर्ण। इन्होंने क्या बोला है, इनका प्रश्न जो है उसको पहले समझ लेते हैं। समकोण त्रिभुज, पाइथागोरस साहब बोले हैं क्या कि सबसे बड़ी भुजा जो होती है, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा अर्थात कर्ण, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा अर्थात कर्ण, कर्ण का स्क्वायर कीजिए, अन्य दो भुजा जो बचा हुआ है, जैसे यहाँ अगर हम बात करें इस कर्ण की, तो इस कर्ण को अगर स्क्वायर कर दें, कर्ण का स्क्वायर कर देंगे, तो इन दोनों का स्क्वायर फिर से करके, इन दोनों का स्क्वायर करके और जोड़ दें, ठीक है, और इन दोनों का जुड़ा हुआ स्क्वायर करके जोड़ा गया जो वैल्यू होगा वो वैल्यू इसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। थेल्स साहब ने यही कहा था। अगर इक्वेशनल फॉर्म में हम समझना चाहें तो लिखते हैं ABC, तो उन्होंने बोला क्या था, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। बात आई समझ में। BC जो है बड़ी भुजा है क्योंकि 90 है, सबसे बड़ा कोण यही होगा समकोण त्रिभुज में, 90 के सामने की भुजा सबसे बड़ी। अब सबसे बड़ी भुजा ये है तो इसी की बात कर्ण के रूप में की जाएगी, कर्ण इसी को कंसीडर किया जाएगा। तो BC का स्क्वायर होगा इज इक्वल टू AB ये अलग साइड है, इसके अलावे दो साइड बचे, 1 2, तो इसका स्क्वायर कर दो और इसका स्क्वायर कर दो और दोनों का स्क्वायर को जोड़ दो, तो AB का स्क्वायर और AC का स्क्वायर, और दोनों को जोड़ दिया हमने, तो यहाँ पर मिल जाता है क्या, BC का स्क्वायर। यही पाइथागोरस साहब का क्या है, कथन था, थ्योरम था। अब इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए उन्होंने सिमिलरिटी का बखूबी इस्तेमाल किया है। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ पर उन्होंने बोला क्या कि हम यहाँ पर डाल देते हैं क्या, एक लंब, जिसको आप बोलते हो इंग्लिश में परपेंडिकुलर। यहाँ से ड्रॉ करी उन्होंने एक परपेंडिकुलर। आपको पता होगा परपेंडिकुलर के बोथ साइड 90 डिग्री का एंगल बनता है, पता है या नहीं, बिल्कुल पता है। लंबवत होती है उसके दोनों तरफ, कोई भी लंब होगी उसके दोनों तरफ क्या होगी, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब जरा देखिए, यहाँ इस पॉइंट का नाम मैंने D रखा, जहां पर ये लंब क्या करता है, BC को बाइसेक्ट करता है, ठीक है, या दो भागों में बांटता है, विभाजित करता है। बाइसेक्ट नहीं बोल सकते हैं, इंटरसेक्ट बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्या कर रहा है, दो भागों में बांट रहा है, समान भागों में नहीं बांट रहा है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है, यहाँ पर दो ट्रायंगल बना है, दोनों ही ट्रायंगल, इस बड़े वाले ट्रायंगल, कौन कौन ट्रायंगल बना है पहले उसकी बात करते हैं। हमारे पास सबसे पहले ट्रायंगल था ABC ट्रायंगल हमारे पास था, ABC सबसे पहले हमें यही बनाया था। बाद में हमने इसे ड्रॉ करी तो दो और बन गए, जैसे फिर क्या बना, ट्रायंगल ADB बना। तीसरा ट्रायंगल कौन सा बना है, ADC, तीन ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है। अब इन तीनों ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूफ करेंगे पहले, उसके बाद क्या करेंगे, इसका
वो प्रोपोर्शनलिटी वाला जो थ्योरम है उसके आधार पर, जैसे जो बोला जाता है कि सिमिलर होने पर उसका भुजा जो है कोरेस्पोंडेंस साइड वो क्या हो जाता है, समानुपाती होता है, उसका यूज कर लिए हैं पाइथागोरस साहब। इसको हम पाइथागोरस साहब का जो प्रूविंग वीडियो है उसमें पूरी अच्छी ढंग से समझेंगे। यहाँ सिर्फ हमने ये बताया है कि सिमिलरिटी का यूज इन दोनों ही गणितज्ञों ने बखूबी रूप से किए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये जो डी है 90 है, यहाँ इस बड़े एंगल में इसमें 90 डिग्री है, इसमें भी एक 90 डिग्री है और इसमें भी एक 90 डिग्री है। क्योंकि इस एंगल की बात करते हैं, इस ट्रायंगल की, तो इसमें ये 90 हुआ, इस ट्रायंगल की बात करेंगे उसमें ये 90 हुआ, और अगर बड़े ट्रायंगल की बात करें तो उसमें ये 90 हुआ या नहीं? बिल्कुल हुआ है। तो तीनों में 90 डिग्री है। चलिए दूसरी बात, अगर हम बात करें इस बड़े वाले ट्रायंगल के साथ इस छोटे वाले ट्रायंगल की, इस पार्ट वाले ट्रायंगल की, तो बड़े वाले ट्रायंगल में देखिए सी कोण है क्या? तो हाँ है। तो सी बड़े वाले में और एडीसी यहाँ है, यहाँ इसकी बात कर रहे हैं, इसकी और इसकी बात अभी चल रही है। इन दोनों में दो एंगल क्या है? दो एंगल, दोनों का एक एंगल जो है वो कॉमन है, यानी सी और सी इन दोनों में कॉमन है, तो वो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो ये दो साइड, इन दोनों का ये दो साइड अगर इक्वल हो जाता है तो क्या, हमने क्या पढ़ा था सिमिलरिटी में, दो साइड अगर इक्वल, दो ट्रायंगल है हमारे पास, दोनों का अगर साइड इक्वल है तो क्या हो जाएगा? तीसरा साइड भी ऑल्सो इक्वल हो जाएगा। तो इन दोनों की बात तो खत्म हुई। अब हम बात करेंगे एबीसी और एडीबी की। एबीसी और एडीबी की जब बात करते हैं तो आइए देखते हैं, इसमें 90 है ही और ये भी 90 है ही। अब एक कोण हमें और क्या करना है? प्रूव करना है। तो जरा देखिए नजर उठा के बी को, बी ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल है एबीसी उसका भी ये एंगल है, और अगर ये छोटा वाला ट्रायंगल हम लेते हैं, छोटा वाला ट्रायंगल, उसमें भी ये बी उपस्थित है। अतः हम यहाँ इन दोनों में बी जो है, बी बराबर बी, ये क्या हो जाता है? कॉमन। अब 90 तो दोनों में है ही, और यहाँ बी भी दोनों में बराबर है, यानी बड़े ट्रायंगल और इस छोटे ट्रायंगल में भी दो कोण आपस में इक्वल हैं। अगर दो कोण आपस में इक्वल हैं तो तीसरा भी इक्वल होगा। ठीक है, अब सोचिए जरा, इन दोनों में ये भी, ये ट्रायंगल जो है वो इसके समरूप है, और ये ट्रायंगल जो है वो भी इसके समरूप है। अब जरा दिमाग लगाइए, ए बी के बराबर है, सिमिलर को हम बराबर मान के चल रहे हैं अभी। ठीक है, ए बी के बराबर है और बी किसके बराबर है? सी के बराबर है। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि ए सी के बराबर है? ए बराबर सी कहने में क्या कोई दिक्कत होनी चाहिए? चलिए, नहीं समझ में आया, न्यूमेरिकल वैल्यू रखते हैं। यहाँ हम 5 रख देते हैं तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा? 5। अब यहाँ भी बी है तो इसका भी वैल्यू 5, और ये सी के बराबर है तो सी का वैल्यू भी 5। अब बताइए, ए का वैल्यू 5, सी का वैल्यू 5, दोनों 5 और 5 इक्वल हुआ या नहीं? समझ गए? बहुत अच्छी बात है, हमारा यही लक्ष्य था और हमने पूरा किया, आपने समझा, यही हमारी विशेषता है। हम प्रयास करते हैं आपको बेसिक से बेसिक चीज़ों को समझा देने की, तोड़ मरोड़ कर, ताकि आप उसे अच्छी तरह से आप अपने दिमाग में क्या कर सकें? कंटेन कर सकें, रख सकें, और उसका टाइम पर इस्तेमाल कर सकें। और टाइम पर इस्तेमाल करने का मतलब आपको पता है, अच्छे नंबर तो आएंगे ही, अच्छे दिन आए या ना आए, अच्छे नंबर तो ज़रूर आएंगे अगर आपकी मेहनत अच्छी हो तो। इसीलिए बहुत सारे लोगों ने कहा है, क्या कहा है? एक बहुत अच्छा सा शेर है, कौन सा शेर है आप लोग बता सकते हैं क्या? थोड़ा भी हिंट कीजिए, हौसलों से उड़ान होती है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में इस शायरी को हम पूरा करेंगे।
नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आइएगा इस शायरी को सुनने के लिए। और ये शायरी जो लोगों ने कहा है वो नहीं है, जो आप सोच चुके हैं आपको याद आ गया होगा वो नहीं है, उससे बिल्कुल डिफरेंट है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको इस शायरी को सुनाया जाएगा, तब आपको लगेगा कि नहीं सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं, हम कलाकारी भी दिखा